हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारतीय संविधान टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ये अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगें तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों के से खेल को परिभाषित करने और अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम या कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हें से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उन्हें संविधान कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु जो अध्याय में दिए गए उनके बारे में पता करते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। इसमें सर्वप्रथम किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। नंबर 3, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। नंबर 4, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। नंबर 5, 1990 में बिना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नंबर 6, नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। क्वेश्चन नंबर सर्वप्रथम फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर है, लोकतांत्रिक देश को संविधान को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यह नंबर 1 यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। नंबर 2, वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। नंबर 3, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम 1990 के नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका, इसमें अनुच्छेद 35 में कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम, नरेश और मंत्री परिषद में निहित होगी। उसी प्रकार 2015 का नेपाल का संविधान जो परिवर्तन हुआ उसमें अनुच्छेद 75 में कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो यहाँ पर देखा गया कि राजा की कार्यकाल में और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें अंतर आया, यानी 1990 और 2015 के कार्यकाल में दोनों में अंतर है कि नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में जो फ़र्क दिखाई पड़ता है। इस बात से ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि संविधान की ज़रूरत है।
में उत्तर आता है कि 1990 में बना नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। 2007 में अंतरिम संविधान के अनुसार नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होंगी और नेपाल के कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम पर लिए जाएंगे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले संविधान 1990 में वे आदर्श नीति नहीं है जो जनता नेपाल के लिए चाहती है, क्योंकि 2015 में जो कार्यपालिका बनाई उसमें अंतर पाया गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता। तो अनुमान लगा सकते हैं कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई अंकुश न होता तो सर्वप्रथम देश के नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते, जिससे अन्यायपूर्ण फैसले लिए जाते। यह समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। नंबर 2, नेताओं द्वारा लिए गए फैसले जनता पर ज़बरदस्ती थोपे जाते जो जनता के हित में नहीं होते। और इसी प्रकार यदि ये भी देखा जाए कि दोनों में अंतर निश्चित स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक उदाहरण बताइए। सर्वप्रथम पहला पॉइंट है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं, तो यहाँ पर महिला वर्ग अल्पसंख्यक है, उनमें विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सभी पुरुषों के बराबर शिक्षित हैं और स्कूल चलाने में बराबर की भूमिका अदा कर रही हैं। नंबर 2, एक शहर में 5% लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो इस बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। इसी प्रकार नंबर 3 आता है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है, तो निश्चित है कि मांसाहारी कर्मचारी अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबका अपना अपना भोजन व स्वाद होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है। और नंबर 4 है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। यह गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही कक्षा में विद्यार्थी होने पर उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उनकी अवहेलना होने पर उनमें हीनता की भावना आ सकती है, उनमें प्रतिभा के विकास को प्रभावित कर सकती है। आज हमारा इस रिवीजन वर्क में भारतीय संविधान चैप्टर का यहीं समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।